सोनल ने बिना कोई जवाब दिए वो मैसेज डिलीट कर दिया और तेजी से फैशन हब के अंदर चली गई, क्योंकि आज उसका पहला दिन था, इसलिए आज उसके पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं था। उसने कुछ डिजाइन प्रिपेयर किए और फिर उसके बाद वहां से निकल गई। अपने केबिन से बाहर निकलते ही उसे साशा भी मिल गई। दोनों जैसे ही साथ में बातें करते हुए बाहर आई, पार्किंग एरिया में उन्हें करण नजर आ गया। वो वहां पार्किंग एरिया में अपनी कार से पीछे टिकाए अपने मोबाइल में बिजी था। करण करण फिर से आज यहाँ आया है। साशा ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए सोनल का हाथ पकड़कर कहा, शायद पंक्ति का वेट कर रहा होगा। दोनों काफी फ्रेंडली लगते हैं। सोनल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैंने सुना था पंक्ति और करण अमेरिका में मिले थे। शायद उस वक्त दोनों वहाँ सेम कॉलेज में पढ़ते थे या मे बी। पंक्ति ना तब बहुत ज्यादा नकचड़ी थी, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। वो तब करण की तरफ अट्रैक्टिव भी थी, लेकिन बाद में ना शायद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। शायद वो अब भी करण को पसंद करती है। साशा ने लगभग फुसफुसाते हुए सोनल से ये बात कही थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सोनल ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुमने देखा नहीं करण को देखकर उसके चेहरे पर कैसे स्माइल आ जाती है? ऐसे तो हमेशा खड़ूस बॉस वाला एटीट्यूड लेकर ही घूमती है, लेकिन जब करण उसके सामने आता है ना तो उसकी आंखों में प्यार नजर आने लगता है। साशा ने एकदम किसी एक्सपर्ट की तरह एक्सप्लेन करते हुए कहा, ओह इतना तो मैंने भी नोटिस ही नहीं किया था। सोनल को भी लगा शायद साशा ठीक कह रही है। शायद इसी वजह से करण जैसा सुपरस्टार फैशन हब जैसी छोटी सी कंपनी से अपनी ड्रेसेस डिजाइन करवाता था। हर बार पंक्ति पर्सनली उसकी ड्रेसेस डिजाइन करती थी, लेकिन जब इस बार उसने ये काम पंक्ति की बजाय सोनल से करवाने का डिसीजन लिया था तो पंक्ति को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी। बाद में उसने सोनल से इस बारे में काफी सख्ती से बात भी की थी। ये सब याद करके सोनल को भी लग रहा था कि शायद साशा सच कह रही है। वैसे तुम्हें काफी सारी अंदर की बातें मालूम होती हैं, तुम्हें तो किसी न्यूज चैनल में होना चाहिए था साशा। कहते हुए सोनल को हल्की सी हंसी आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, साशा ने भी हंसते हुए जवाब दिया, वो तो बस करण मेरा क्रश है ना, इसलिए मुझे उसके बारे में सारी खबर रहती है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि करण तुमसे साशा अभी कुछ कह ही रही थी कि करण की आवाज सुनकर उसकी बात अधूरी ही रह गई? क्यों पाई? सोनल और साशा करण से काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन उसकी आवाज सुनकर दोनों ने पलटकर उसकी तरफ देखा। करण ने तुरंत मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में लहराया। मुझसे मिले बिना जा रही थी? हाँ। साशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि करण आज उसके सामने खड़ा उससे बातें कर रहा है। खुशी के मारे लगभग दौड़ते हुए वो उसके पास आ गई। हाय करण, मेरा नाम साशा है। करण ने एक नजर उसकी तरफ डाली और थोड़ी लापरवाही से जवाब दिया, नाइस टू मीट यू मिस साशा। ये देखकर साशा का चेहरा उतर गया। करण ने वापस सोनल की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, चलें क्यूरी भाई, इस बार की ट्रीट डेफिनेटली मेरी तरफ से होगी। सोनल ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो गई थी कि करण यहाँ उसके लिए वेट कर रहा था। अब मगर तुम तो यहाँ पंक्ति से मिलने आए हो ना? ऑफ कोर्स नॉट, करण ने उसके करीब आते हुए जवाब दिया। आज मेरी क्यूटी बॉय के लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन है, मुझे तो आना ही था ना। उस दिन तो तुम्हारे उस खड़ूस कजन ने मुझे तुम्हें ट्रीट नहीं देनी दी थी, लेकिन आज ये हक सिर्फ मेरा है। सो लेट्स गो। सोनल का उसके साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब करण थैंक यू सो मच, बट लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही करण ने उसको बीच में टोकते हुए कहा, नो बट्स, डोंट से कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, वरना इस बार मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा। कहते हुए करण सचमुच थोड़ी नाराजगी से उससे मुंह फेरकर खड़ा हो गया। सोनल से अब इनकार करते नहीं बन रहा था। अब ओके, कहाँ चलना है? उसने करण की तरफ देखकर स्माइल करते हुए पूछा। करण ने एकदम से खुश होते हुए कहा, तुम बस मेरी गाड़ी में बैठो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, ओके? सोनल ने एक बार साशा के ऊपर नजर डाली जो एकदम चुपचाप पीछे खड़ी थी। जाहिर है उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि करण उसे अपने साथ लेकर जाएगा। सोनल ने खुद देखा था कि वो करण की कितनी बड़ी फैन थी, इसलिए उसने झट से साशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक काम करते हैं, साशा को भी साथ ले चलते हैं ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साशा ने जब ये सुना तो वो एकदम खुशी से उछलने लगी। रियली थैंक यू सो मच। करण हालांकि साशा के साथ चलने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बस एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अभी वो तीनों गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि पीछे से पंक्ति की आवाज आई, ए करण रुको। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। पंक्ति तेजी से चलते हुए उनकी तरफ आ रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वो आकर करण के सामने खड़ी हो गई। उसने एक तिरछी नजर सोनल और साशा के ऊपर डाली और फिर सीधे करण से सवाल किया, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पंक्ति का सवाल सुनकर साशा ने तुरंत चहकते हुए जवाब दिया, आज सोनल ने यहाँ से डिजाइन अपनी कंपनी में नई शुरुआत की है ना, इसलिए करण से ट्रीट दे रहा है, मैं भी इन दोनों के साथ जा रही हूँ। पंक्ति ने एक बार करण को घूर कर देखा और फिर थोड़ी सख्त आवाज में बोली, सोनल मेरी एम्प्लॉय है, मैंने यहाँ के किसी स्टाफ ने उसके लिए सेलिब्रेट करने का नहीं सोचा, फिर तुम तो सिर्फ उसके कस्टमर हो, फिर भी तुमने उसके लिए इतना सोचा। आई एम रियली सरप्राइज्ड। ऐसा करती हूँ कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। हाँ वैसे भी आज मैं अपनी गाड़ी नहीं लाई हूँ, जिनके बाद तुम लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ देना। उसकी बात पर ऑब्जेक्शन करने की अब किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। करण ने भी कोई एतराज नहीं जताया और चुपचाप सबको गाड़ी में बिठाने के बाद खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोनल और साशा दोनों ही इस वक्त पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। पंक्ति करण के साथ सामने बैठ गई थी। वाह कितने खूबसूरत फूल हैं, साशा ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा। पंक्ति ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां सचमुच एक बेहद खूबसूरत सा बुके रखा हुआ था। उसने एक बार करण की तरफ नजर डाली। करण ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, मेरी एक फैन ने मुझे गिफ्ट किया है। जाहिर है पंक्ति को उसकी इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी नजरें खिड़की के बाहर टिका दी। करण उन तीनों के साथ एक इटालियन रेस्टोरेंट में आ गया था। खाना खाते हुए पंक्ति और सोनल तो बिल्कुल चुप थी, लेकिन साशा कहाँ चुप रहने वाली थी। आज पहली बार उसे करण द सुपरस्टार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिला था, वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। पूरे टाइम वो करण के साथ कुछ ना कुछ बातें करती रही, लेकिन करण का ध्यान कहीं और था, इसलिए कई बार वो उसके क्वेश्चन ठीक से सुन भी नहीं पाता था। पूरा टाइम वो उसे जितना हो सके कम से कम वर्ड्स में जवाब देने की कोशिश कर रहा था। डिनर के बाद करण सोनल को भी सेफली उसके घर तक छोड़ाना चाहता था, लेकिन सोनल ने साफ साफ मना कर दिया था। इस वक्त उनके साथ पंक्ति और साशा भी मौजूद थी और वो नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि वो सिद्धार्थ के घर में रहती है, इसलिए करण के बार-बार कहने के बावजूद वो अकेले ही कैब लेकर घर चली गई। साशा जरूर चाहती थी कि करण उसे घर ड्रॉप कर दे, लेकिन उससे पहले ही उसे कॉल आ गया और उसे भी किसी जरूरी काम से दूसरी जगह जाना पड़ गया। अब गाड़ी में सिर्फ करण और पंक्ति ही बचे थे। करण ने गाड़ी पंक्ति के घर की तरफ घुमा दी। करण तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? पंक्ति ने खामोशी तोड़ते हुए सवाल किया। क्या कहना चाहती हो तुम? करण ने ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए जवाब दिया, सच में तुम्हें ये बुके तुम्हारे किसी फैन ने दिया है या फिर ये तुम सोनल के लिए लेकर आए थे? पंक्ति ने एकदम से इतना कहते हुए पंक्ति ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ करण की तरफ देखते हुए कहा,
तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम कर रहे हो वो मुझे दिखाई नहीं देता? करण, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसकी बात सुनकर करण एकदम से चौंक गया था, लेकिन फिर उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो कि मेरे लिए कौन सूटेबल है और कौन नहीं? और फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं सोनल के बारे में क्या सोचता हूँ? तुमने बस अंदाजा लगाया, राइट? करण, मैं बस वही बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। पंक्ति ने आप उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अब करण का पेशेंस खत्म होने लगा था। उसने आप पंक्ति की तरफ देखते हुए थोड़ी सख्त आवाज में कहा, पंक्ति, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही हो? उसे नाराज होता देखकर पंक्ति घबरा गई थी। करण, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस... उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया और बोला, पंक्ति, ये मेरी लाइफ है, इसमें मुझे क्या करना है और क्या नहीं इसका डिसीजन मैं खुद लूंगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने फैशन शो पर कंसंट्रेट करो। आई थिंक अब उसमें सिर्फ 5 ही दिन बाकी हैं, राइट? यू नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद एक बार फिर से उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। सोनल ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, लिविंग रूम में रखा लैंडलाइन बजने लगा। आशा उस वक्त वहीं पर बैठी कुछ काम कर रही थी। उसकी पीठ सोनल की तरफ थी, इसलिए उसके आने का पता ही नहीं चला। उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो, यस सर। सोनल उसकी बात सुनकर ऊपर जाते जाते रुक गई। क्या सिद्धार्थ ने कॉल किया था? उसने झट से अपना फोन चेक किया। अब तक सिद्धार्थ ने उसके मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे थोड़ी हैरानी भी हुई कि उसे जवाब देने की बजाय सिद्धार्थ लैंडलाइन पर कॉल क्यों कर रहा है। धीमे कदमों से चलते हुए सोनल आशा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। नहीं सर, मैडम अब तक घर वापस नहीं आई हैं। जब वो वापस आ जाएंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि वो आपसे एक बार बात कर लें। इतना कहते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो झट से पीछे मुड़ी और सोनल को देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। अभी वो सिद्धार्थ को इस बारे में बताने ही जा रही थी कि सोनल ने उसे अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसके साथ ही उसने आशा के हाथ से रिसीवर लिया और उसे वहां से जाने का इशारा किया। सोनल ने जैसे ही रिसीवर कान से लगाया, दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, नहीं, मुझे बस तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी थी। आज से सोनल का काम काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका ध्यान ठीक से रखोगी। और हाँ, रात को उसे याद से खाना जरूर खिला देना। बेहतर होगा अगर तुम उसके लिए डिनर में कुछ लाइट फूड प्रिपेयर करोगे। इतना कहकर वो एक पल को रुका और फिर अपना गला साफ करते हुए बोला, बाय द वे, उसे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये कि मैंने तुम्हें कॉल किया था। करेक्ट? सोनल बस खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रही। उसने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ को जब दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो उसने परेशानी से एक बार फिर अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और फिर पूछा, हेलो आशा, तुम मेरी बात सुन रही हो? मगर जवाब सोनल ने दिया। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ इस वक्त पानी का ग्लास हाथ में लिए पानी पी रहा था। जैसे ही उसने फोन पर सोनल की आवाज सुनी, एकदम से घबराकर पानी का ग्लास उसके हाथ से छूट गया और फिर सारा पानी जाकर उसके गले में अटक गया। सिद्धार्थ बुरी तरह खांसने लगा। कुछ सेकंड्स के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ जवाब दिया, मैं तुमसे दूर क्यों भागूंगा? वो तो आशा कह रही थी कि तुम अभी तक घर नहीं आई हो, बस इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इसके बाद उसने थोड़ी नाराजगी से कहा, तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है, ये कोई वक्त है घर आने का? सोनल ने उसके सवाल को सीधे सीधे इग्नोर करते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझसे दूर नहीं भाग रहे हो? पहले तो तुम बिना बताए अचानक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए, उसके बाद तुमने मेरे एक भी कॉल या मैसेज का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसके बजाय तुम यहाँ लैंडलाइन पर कॉल कर रहे हो। पूछ सकती हूँ क्यों? मैं बिजी था। सिद्धार्थ ने किसी तरह अटकते हुए जवाब दिया। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम बिजी थे, तो भी काम खत्म होने के बाद तुम्हें सीधा मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। ऐसे छुप छुप कर आशा जी को इंस्ट्रक्शंस देने की क्या जरूरत थी सिद्धार्थ? सोनल ने अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ पूछा। देखो सोनल, सिद्धार्थ ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या बोलना है। सोनल ने अब एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम कल रात की बात से नाराज हो, इसलिए तुम मुझे बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चले गए और अब मुझे इग्नोर कर रहे हो, राइट? हाँ, कुछ भी। हाँ, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगा सोनल? सिद्धार्थ ने कह तो दिया था, लेकिन खुद उसकी आवाज में ही उसे सही साबित करने का कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतने नाराज हो जाओगे। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज गुस्सा छोड़ दो। सोनल की आवाज से ही पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रही है। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ जितना रिलैक्स फील कर रहा था ना, उससे भी कहीं ज्यादा अब वो खुश हो गया था। रियली? वैसे अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई। सिद्धार्थ ने वापस अपने पहले वाला एटीट्यूड में आते हुए कहा, तो फिर अब वापस आकर सबसे पहले मैं अपना वो काम पूरा करूंगा जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था। ये सुनकर सोनल को हंसी आ गई। ओके, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले वापस आना पड़ेगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से बात करने के बाद सोनल अपने रूम में चली गई। उसकी बातें याद करके उसे अब तक हंसी आ रही थी। भले ही उसने सोनल को डराने के लिए चाहे जो भी कहा हो, लेकिन अब वो उसे नाराज नहीं था। सोनल के लिए बस इतना ही काफी था। अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने के बाद सोनल बेड पर लेटी ही थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। ये कॉल फैशन हब के नंबर से आ रहा था। सोनल ने एक बार घड़ी की तरफ नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त फैशन हब से उसे कौन कॉल कर सकता है, ये सोचकर सोनल को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। सोनल, मैं साशा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। उसकी आवाज में बेचैनी महसूस करके सोनल और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। हाँ साशा बोलो, क्या बात है? सोनल तुम बस इसी वक्त यहाँ चले आओ प्लीज, जितनी जल्दी हो सके यहाँ जाना। साशा ने जवाब दिया। सोनल से पूछना चाहती थी कि आखिर वो इतनी रात को उसे वहां क्यों बुला रही है, लेकिन उसके पूछने से पहले ही साशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब सोनल का भी जी घबराने लगा था। न जाने ऐसा क्या हो गया है कि साशा उसे इतनी रात को ऑफिस आने को कह रही थी। सोनल ने हड़बड़ी में अपने कपड़े चेंज किए और जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरकर जैसे ही वो नीचे लिविंग रूम में पहुंची, आशा की नजर उस पर पड़ गई। वो अब बस अपना काम खत्म करके सोने ही जाने वाली थी। सोनल को बाहर जाती देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। मैडम, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? अब मुझे कुछ काम से अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ेगा, तुम वाली मैं जल्दी आ जाऊंगी, सोनल ने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। ओके मैडम, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, रात काफी हो चुकी है, आशा ने उसकी फिक्र करते हुए कहा। सोनल ने पहले ही कैब बुक कर ली थी, इसलिए उसे फैशन हब पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वो बुरी तरह चौंक गई। रात के 11 बजने को थे, लेकिन फिर भी वहां इस वक्त आधे से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे। लेकिन सुबह जहां सोनल को देखकर इन सबके चेहरे पर स्माइल थी ना, इस वक्त उन सबके ही तेवर एकदम अलग नजर आ रहे थे।
वो सबके सब उससे में सोनल की तरफ देख रहे थे। लवली उन सबसे कुछ दूरी पर खड़ी सोनल को अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे उसने कोई क्राइम किया हो। सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तुम आ गई? साशा ने जल्दी से उठकर उसके पास आते हुए कहा। हाँ, लेकिन बात क्या है? सोनल ने परेशानी से उससे पूछा। साशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां काम करने वाली एक डिजाइनर निकी ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, बात क्या है ये तुम पूछ रही हो? ये सवाल तो हम सबको तुमसे पूछना चाहिए। सोनल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब लोग उससे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही बाहर की आवाजें सुनकर पंक्ति अपने ऑफिस से बाहर आ गई। सोनल के सामने आते हुए उसने पूछा, रेडी टू स्टाइल का नाम तो सुना ही होगा ना तुमने? सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रेडी टू स्टाइल भी फैशन हब की तरह ही एक प्राइवेट फैशन डिजाइनिंग स्टूडियो था। उसे अभी मार्केट में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काफी कम समय में उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बना ली थी। फैशन हब की तरह वहां भी सोसाइटी की रिच लेडीज और बिजनेस टाइकून्स के लिए ड्रेसेस डिजाइनिंग का काम किया जाता था। फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में काम करने वाले सारे लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह पता था। ओके, तुमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? पंक्ति ने उससे सीधा सवाल किया। नहीं, सोनल ने ऑनेस्टली जवाब दिया। आज घर जाने के बाद वो काफी देर तक सिद्धार्थ से ही बात करती रह गई थी। इन सब में उसे कुछ और करने का वक्त ही नहीं मिला था, और वैसे भी इतने हाई प्रोफाइल लोगों के बीच अपनी पहचान बना लेने के बावजूद रेडी टू स्टाइल ने इस बार फैशन शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इसलिए भी उसे नहीं लगा था कि वो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या कमाल की एक्टिंग कर लेती हो तुम। देखा तुमने पंक्ति कितनी हंसन बनने का नाटक कर रही है ये लड़की। लेकिन ये गुस्से में सोनल को देखते हुए कहा। अब सोनल को भी लगने लगा था कि बात चाहे जो भी थी, लेकिन ये सब लोग उसके लिए सोनल को ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। उसका दिल अब घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए पंक्ति की तरफ देखकर पूछा, आखिर बात क्या है? पंक्ति बिना कुछ बोले काउंटर की तरफ बढ़ गई। उसने वहां से कुछ फोटोग्राफ्स उठाए और लाकर सोनल के हाथों में रख दिए। इन कपड़ों को जरा गौर से देखो, कहते हुए वो उसके सामने ही हाथ बांधे खड़ी हो गई। सोनल ने उन फोटोज को एक एक कर ध्यान से देखा। उन पिक्चर्स में बहुत सारे मॉडल्स नजर आ रहे थे, शायद ही किसी फैशन शो की तस्वीरें थी। सोनल ने सारी तस्वीरें देखने के बाद उन्हें वापस पंक्ति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन कपड़ों के डिजाइन का कॉन्सेप्ट एकदम ओरिजिनल लग रहा है। इसकी कलर स्कीम भी बहुत पावरफुल है। इन शॉर्ट काफी अच्छे डिजाइन हैं। रियली? तुम्हें ये डिजाइन कुछ जाने पहचाने से नहीं लगे? पंक्ति ने वो तस्वीरें वापस लेते हुए पूछा। सोनल उसका सवाल सुनकर कंफ्यूज होने लगी थी। मैम, मेरे सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? पंक्ति ने बिना कोई जवाब दिए अपने दूसरे हाथ में पकड़ी कुछ और तस्वीरें उसके सामने कर दी। अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहती हूँ। सोनल ने जैसे ही उन तस्वीरों पर नजर डाली, हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। इन तस्वीरों में मॉडल्स ने जो कपड़े पहन रखे थे, उनका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ दिनों पहले सोनल ने लवली और पंक्ति के सामने प्रेजेंट किया था। ये तो मेरे डिजाइन है मैम, सोनल ने पंक्ति की तरफ देखते हुए कहा। पंक्ति ने उसके हाथों से वो तस्वीर लेते हुए कहा, सही पहचाना। 5 दिन के बाद हमारा फैशन शो होने वाला है। हमारा पूरा स्टूडियो पिछले कई महीनों से इस शो की तैयारी में लगा हुआ है। हमने पूरी मेहनत से इस एक दिन के लिए एक डिजाइन तैयार किया था, लेकिन आज रात रेडी टू स्टाइल में जो फैशन शो हुआ, उसमें जितने भी क्लॉथ्स शो किए गए थे वो सब हमारे डिजाइन की कॉपी हैं। अब सोनल को समझ में आ रहा था कि सब लोग उसे इतने गुस्से में क्यों देख रहे थे। सबको ये लग रहा था कि सोनल ने फैशन हब के डिजाइनर्स की इतनी मेहनत से तैयार किए गए डिजाइन्स को रेडी टू स्टाइल को बेच दिया था। सारी बात समझने के बाद सोनल अब एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। निकी ने अब गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई जवाब है तुम्हारे पास? बाहर से तो कितनी भोली भाली और मासूम बनकर घूमती हो। किसी ने सोचा होगा कि अंदर से तुम इतनी शातिर और बेशर्म लड़की हो। दूसरों की मेहनत को इस तरह बर्बाद करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ना? तुम्हें पता भी है इस फैशन शो के लिए हम सबने कितनी मेहनत की थी। तुमने बस एक पल में सबकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। अब चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? इन डिजाइन्स के बदले कितने पैसे मिले हैं तुम्हें रेडी टू स्टाइल वालों की तरफ से? पंक्ति भी इस वक्त बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो निकी की तरह सोनल के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रही थी। उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? साशा ने भी परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ सोनल प्लीज कुछ बोलो, कह दो कि ये सब तुमने नहीं किया है। सोनल भी जानती थी कि अगर आज वो चुप रही तो हमेशा के लिए उसकी इमेज पर यह काला धब्बा लग जाएगा। कुछ भी करके उसे आज खुद पर से ये इल्जाम हटाना ही होगा। सोनल ने एक बार वहां खड़े सारे लोगों की तरफ देखा। वहां हर किसी की आंखों में उसे अपने लिए नफरत और गुस्सा ही नजर आ रहा था। उसने पंक्ति की तरफ देखकर जवाब दिया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रेडी टू स्टाइल वालों को हमारे डिजाइन कैसे मिले इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, किससे झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया है तुम उसे मानने से इनकार कर दोगी और हम सब इतनी आसानी से तुम्हें जाने देंगे? लेकिन मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है। सोनल ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे खुद के डिजाइन चोरी हुए हैं यार। जब मैंने वो डिजाइन तैयार किए थे तब मैं सिर्फ एक इंटर्न थी। जहां तक हमारे फैशन शो की बात है तो पंक्ति ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, ना ही मुझे आप सबके डिजाइन देखने की परमिशन थी। तो फिर आप ही बताइए मैं कैसे वो डिजाइन रेडी टू स्टाइल को बेच सकती हूँ? जाहिर है निकी इस वक्त इतनी गुस्से में थी कि वो सोनल की कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि तुम स्पेशली इसी काम के लिए यहाँ आई हो। तुमने चुपके से वो डिजाइन देखे, उन्हें कॉपी किया और फिर वो डिजाइन हमारे कंपेटिटर्स को बेच दिए। सोनल ने अब एक गहरी सांस लेते हुए निकी की तरफ देखा और बोली, देखो निकी, अब अगर जबरदस्ती मुझे इन सबका जिम्मेदार ठहराने की सोच रही हो तुम, तो मुझे लगता है कि मेरा तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। मैंने वो डिजाइन नहीं देखे, इनफैक्ट मैंने उन्हें छुआ तक नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो सोनल, तुमने उन्हें छुआ था। लवली जो अब तक चुपचाप खड़ी सारी बातें सुन रही थी, उसने सोनल की बात को काटते हुए कहा। सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि लवली अचानक उसके ऊपर ये इल्जाम क्यों लगा रही थी। याद है कि मैं फैक्ट्री से कुछ सैंपल क्लॉथ्स लेकर वापस आ रही थी। मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। मैंने वो क्लॉथ्स तुम्हें अपने ऑफिस में रखने को दिए थे और खुद बाथरूम चली गई थी। लवली ने अब उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ मैंने वो क्लॉथ्स तुम्हारे ऑफिस में रखी थी, लेकिन तुमने कहा था ना कि मैं उन्हें ना देखूं, सो मैंने उन्हें नहीं देखा था। सोनल ने ऑनेस्टली जवाब दिया, रियली तुमने कहा और हमने मान लिया। लेकिन उस पर तंज कसते हुए कहा, अपनी बात साबित करने का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? सोनल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, हाँ वो कपड़े रखने के बाद मैं वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी और सीधे बाहर आ गई थी। बाहर आते ही मुझे वहां साशा मिली और तुम उससे पूछ सकती हो। पंक्ति के साथ साथ सबकी नजरें साशा की तरफ घूम गई। ये सच कह रही है? पंक्ति ने साशा की तरफ देखते हुए पूछा। साशा ने एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, सोनल सही कह रही है, मैंने देखा था उसे। सोनल अभी ठीक से रिलैक्स भी नहीं हो पाई थी कि साशा ने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं पता वो लवली के केबिन में कितनी देर से थी। मैंने बस उसे वहां से बाहर आते देखा था।
सोनल ने डिसअपॉइंटमेंट से भरकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो इस बात के लिए साशा को दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसने जो कहा था वही सच था। जब वो कपड़ों से भरे बैग्स लवली की केबिन में रखने गई थी, तब साशा वहां नहीं थी, लेकिन जब वो बाहर आई तब वो उसे केबिन के बाहर मिली थी। शायद सिद्धार्थ के साथ रहने और उसकी सिखाई हुई बातों का असर ही था कि आज सोनल के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बिल्कुल भी घबराई या डरी नहीं थी। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पंक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, इससे ये कैसे साबित होता है कि मैं उस केबिन में बहुत देर तक थी? मुझे वहां सारे बैग्स रखने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगा था। इतने कम वक्त में मैं तो क्या कोई भी ना तो डिजाइन देख सकता है और ना ही कॉपी कर सकता है। निकी ने फिर से उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि तुम वहां 1 मिनट से थी या 1 घंटे से। मुझसे बहस करने के बजाय आप लोग सीसीटीवी फुटेज में क्यों नहीं देखकर चेक कर लेते? सोनल ने आप इरिटेट होकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, जहां तक मुझे मालूम है फैशन हब में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अभी साबित हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूं वही सच है। लेकिन निकी अब भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने तो जैसे ठान रखी थी कि वो आज सोनल को इन सबका जिम्मेदार साबित करके रहेगी। उसने सोनल को बुरी तरह डांटते हुए कहा, इतने सारे प्रूफ्स हैं तुम्हारे अगेंस्ट, उसके बावजूद तुम अब भी हम सबसे बहस करना चाहती हो? सीधी सीधी अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती तुम? पंक्ति अब तक खामोशी से खड़ी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसने एक बार सोनल की तरफ देखा और बोली, अगर तुम सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हो तो ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। उस रोज की सीसीटीवी फुटेज निकालकर उसे प्ले किया गया। सोनल के लिए ये कुछ मिनट्स भी बहुत भारी थे, लेकिन वीडियो फुटेज चेक करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि उस वीडियो फुटेज में सोनल बैग्स लेकर लवली के केबिन में जाती हुई तो नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाहर निकलने का सबूत मिटा दिया गया था। सोनल के केबिन में जाने के बाद के सारे वीडियो फुटेज डिलीट किए जा चुके थे। हमें तो पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को क्यों कह रही हो। जाहिर है अपनी चोरी पकड़े जाने की डर से तुमने पहले ही सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर दी थी। पंक्ति, ये लड़की सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर रही है। निकी ने गुस्से में सोनल के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाओ निकी। पंक्ति ने निकी को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। फिर वो सोनल की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुमने मुझसे सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा था, वो तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे पास क्या जवाब है इन सबका? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया, और ये भी कि फैशन हब में तुम्हारे आने का मकसद क्या था? वहां मौजूद हर शख्स इस वक्त सोनल को जिस नफरत के साथ देख रहा था ना, उससे सोनल के दिल में अब एक टीस सी उठने लगी थी। फिर भी उसने खुद को शांत रखते हुए पंक्ति को जवाब दिया, आपने खुद देखा है कि मेरे अंदर जाने के बाद ये सारे वीडियो फुटेजेस डिलीट कर दिए गए हैं। आप खुद ही काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या मेरे लिए इन वीडियो फुटेज को डिलीट करना पॉसिबल है? जाहिर है जिस किसी ने भी ये सब किया है उसने साफ तौर पर मुझे फंसाने की कोशिश की है। इसके बाद उसने वहां मौजूद सारे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, और तो और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब मुझ पर ही क्यों शक कर रहे हैं, जबकि यहाँ काम करने वाला हर स्टाफ बराबर तौर पर शक के घेरे में आता है। आप सबने फैशन शो के लिए डिजाइन तैयार करने में पार्टिसिपेट किया है। आप सबको डिजाइन के बारे में एक एक चीज पता थी। आप सब में से कोई भी वो डिजाइन रेडी टू स्टाइल को बेच सकता है, फिर मैं ही क्यों? मैं तो कभी इन सब चीजों का हिस्सा भी नहीं थी। सॉरी, लेकिन मैं ये एलिगेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लवली ने अब उठकर उसके पास आते हुए कहा, तुम्हें सच में नहीं पता यहाँ मौजूद सारे लोग तुम्हें इस बात के लिए क्यों ब्लेम कर रहे हैं? सोनल को अब उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। मुझे अगर पता होता तो मैं आप लोगों से क्यों पूछती? आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। आज सुबह जब सोनल यहाँ आई थी तो इन्हीं लोगों ने कितने प्यार से उसका वेलकम किया था। आज उसने प्रोफेशनल डिजाइनर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। कितनी खुश थी वो पूरे दिन, लेकिन दिन खत्म होते होते ही उसकी सारी खुशियां जैसे खत्म हो गई थी। निकी ने अब पंक्ति के पास जाते हुए कहा, पंक्ति बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की की बकवास और नहीं सुन सकती, इसे वो वीडियो दिखाओ। सोनल ने हमेशा निकी को अपने काम से काम रखते देखा था। बाकी लोगों के मुकाबले वो काफी शांत रहती थी, लेकिन उसका आज का बिहेवियर बाकी दोनों के मुकाबले एकदम उल्टा था। उसकी बात सुनकर पंक्ति वहां से उठकर अपने ऑफिस की तरफ चल दी। वहां से वो अपना लैपटॉप उठाकर बाहर ले आई और उसने उसे सोनल के सामने रखते हुए उसमें से एक वीडियो प्ले कर दिया। उस वीडियो में वो सारे मॉडल्स नजर आ रहे थे जिन्हें उसने अभी अभी पिक्चर्स में देखा था, लेकिन ये वीडियो शायद शो के खत्म होने के बाद का था, जिसमें रेडी टू स्टाइल के डिजाइनर्स वहां मौजूद सारे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे थे। रेडी टू स्टाइल के फर्स्ट फैशन शो में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये शो इतना खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन पाया है क्योंकि इसे खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ की मैनेजर मिस लिली और यहाँ के सारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मिस लिली यहाँ खुद नहीं आ पाई। फैशन शो की तैयारियों में वो इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रहा। उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली, लेकिन उन्होंने आप सबके लिए अपना प्यार भेजा है। रेडी टू स्टाइल को मार्केट में आए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इसे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उससे यकीनन आने वाले कुछ वक्त में हमारा ये स्टूडियो और तेजी से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाएगा। और आखिर में मैं एक सबसे स्पेशल पर्सन को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिनके डिजाइन्स ने आज की शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। अ वेरी टैलेंटेड फैशन डिजाइनर मिस मेहता, यू रियली वर्कड हार्ड फॉर रेडी टू स्टाइल, थैंक यू सो मच। ये आखिरी लाइन सुनकर सोनल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से सारी ताकत खींच ली हो। मिस मेहता, अ वेरी टैलेंटेड फैशन डिजाइनर। अब उसकी समझ में आ रहा था कि यहाँ मौजूद हर स्टाफ उसे इस बात का जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा था। जाहिर है उनके पास सोनल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन फिर भी सोनल ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, उन्होंने यहाँ सिर्फ मेहता का नाम लिया है, अभी भी यहाँ क्लियरली मेरा नाम नहीं लिया गया है, वो कोई भी हो सकती है, मैं ही क्यों? लवली को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसने नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अब भी नहीं दिखाई देता वहां तुम्हारे डिजाइन्स भी शो किए गए हैं? अगर उन्हें किसी और ही मिस मेहता को थैंक यू कहना होता तो वो फिर तुम्हारे डिजाइन्स क्यों यूज करते? तुमने तो ये डिजाइन्स काफी बाद में हमारे सामने शो किए थे ना। जहां तक मुझे याद है काफी पहले तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम फैशन हब के फैशन शो में पार्टिसिपेट कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ये चांस नहीं दिया गया था। ओह, तो अब मैं समझी, तुम्हें फैशन हब के फैशन शो में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, इस बात से तुम्हें गुस्सा आ गया, इसलिए तुमने अपने डिजाइन्स के साथ हमारे डिजाइन्स भी रेडी टू स्टाइल को बेच दिए। तुम्हें अंदाजा भी है इस फैशन शो के लिए हम सब ने कितनी मेहनत की थी। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी तुम इस फील्ड में आके काम कर सकती हो? मैं भी देखती हूँ अब कौन तुम्हें काम देता है। सोनल इतनी देर से तो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन अब उसे भी गुस्सा आने लगा था। इस बार चुप रहने की बजाय वो भी गुस्से से भरकर निकी के ऊपर चिल्लाई, मैंने कहा ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। सोनल ने ये बात इतनी तेज आवाज में कही थी कि वहां मौजूद हर कोई सरप्राइज हो गया था। आज से पहले किसी ने भी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। निकी कुछ देर उसे हैरानी से देखती रही, फिर उसने सोनल के ऊपर तंज कसते हुए कहा, बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? हम सबको भी इतना ही गुस्सा आ रहा है तुम पर। तुम्हें शायद ये लग रहा होगा ना कि अगर फैशन हब ने तुम्हें निकाल भी दिया तो रेडी टू स्टाइल तुम्हें अपनी कंपनी में डिजाइनर की पोस्ट दे देगा। पर अफसोस, शायद वो भी तुम्हारी जैसी धोखेबाज लड़की को अपनी कंपनी में जगह नहीं देंगे, वरना वो खुद ही वो सीक्रेट को रिवील करते कि उन्हें वो सारे डिजाइन ला कर देने वाली तुम थी। साशा ने सोनल को सपोर्ट करने की कोशिश करते हुए कहा,
ऐसा मत कहो निकी, क्या पता सोनल सच कह रही हो, शायद उसने वाकई ऐसा कुछ ना किया हो, मगर निकी के ऊपर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। हमारे पास इसके खिलाफ सारे सबूत हैं। पहले तो मुझे भी लगा था कि अपनी बात रखने का और अपनी गलती एक्सेप्ट करने का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब इसका एटीट्यूड देखकर मुझे लगा है कि मैं बिल्कुल गलत थी। इतना कहकर उसने पंक्ति की तरफ मुड़ते हुए कहा, पंक्ति अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करो, किस लड़की की सही जगह सिर्फ जेल में है। सोनल ये सुनकर पानी खोने लगी थी। निकी ने पंक्ति के जवाब का इंतजार किए बिना ही अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करने लगी। रुको, सोनल ने उसे रोकते हुए कहा। निकी ने एक हल्की सी हंसी के साथ उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, डर लग रहा है? तो फिर सच सच बता क्यों नहीं देती, सब क्यों किया तुमने? सोनल ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो निकी, लेकिन निकी ने तुरंत उसे अपने हाथ के इशारे से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम देखो सोनल, जो तुमने किया है वो क्राइम है। अगर तुम अब भी ये सोच रही हो कि तुम ये सब करके इतनी आसानी से बच सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से फैशन हब को जो लॉस हुआ है ना, उसके लिए तुम्हें फैशन हब को कॉम्पेंसेशन देना होगा, और साथ में तुम्हें यहाँ के कानून के मुताबिक सजा भी मिलेगी। इसलिए पुलिस में कंप्लेंट तो हमें करनी ही होगी। उसकी बात सुनकर सोनल ने भी थोड़ी सख्त आवाज में कहा, तुम्हें आखिर इतनी जल्दी क्यों है मुझे सजा दिलवाने की? सोनल ने अब पंक्ति की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगी कि मैंने ये सब नहीं किया है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी बात की तह तक पहुंचे आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कैसे कर सकते हैं? बाद में अगर सच सबके सामने आ भी गया तो मेरे कार्य पर हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा। इसलिए प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिसीजन इतनी जल्दबाजी में मत लीजिए। एटलीस्ट मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका तो दीजिए। सोनल के लिए अच्छी बात ये थी कि उन लोगों ने अब तक पुलिस में कंप्लेंट नहीं की थी, वरना शायद आज यहाँ से घर लौटकर जाने के बजाय वो पुलिस स्टेशन में होती। पंक्ति शांति से डेस्क के साथ टिककर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। उसने अपनी ट्राउजर पॉकेट में से एक सिगरेट निकालकर जलाई। उसके 2-4 कश लगाने के बाद उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, तो तुम अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो? सोनल ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, जो गलती मैंने की नहीं है उसे मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ठीक है, क्या चाहती हो तुम? हम तुम्हारी बात मानकर तुम्हें ऐसे ही जाने दें? पंक्ति ने एक फेक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ऑब्वियसली ये तो यही चाहेगी ना कि हम लोग उसकी भोली भाली दिखने वाली शक्ल पर यकीन करके इसे छोड़ दें। निकी ने नफरत से भरकर सोनल की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सोनल ने उसे इग्नोर करते हुए पंक्ति से कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इतनी जल्दबाजी में आप लोग कोई भी डिसीजन ना लें। अरे अब तक जो भी प्रूफ आपको मेरे खिलाफ मिले हैं उन्हें जानबूझकर ऐसे सामने लाने की कोशिश की गई है, जिससे सबको यकीन हो जाए कि मैंने ही ये सब किया है, वरना वो वीडियो फुटेज कैसे डिलीट हो सकती है? मुझे नहीं पता किसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। सच्चाई जो भी है मैं उसका पता लगा कर रहूंगी, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उसकी बात सुनकर पंक्ति अपना सिर झुकाकर कुछ सोचने लग गई। उसने अपनी नजरें उठाकर सोनल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन तुम अपनी बात साबित कैसे कर पाओगी? अगर वाकई कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे सबके सामने लाओगी कैसे? मुझे नहीं पता मैं कैसे खुद को सही साबित कर पाऊंगी, लेकिन बिना कोशिश किए मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। सोनल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। पंक्ति ने अब मुस्कुराकर पहलू बदलते हुए कहा, और अगर तुम सच का पता नहीं लगा पाई तो जाहिर है मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे सच पता लगाने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। फैशन हब की तरफ से जो फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था उसकी डेट्स आउट हो चुकी हैं। मैं मीडिया को क्या जवाब दूंगी? सोनल ने कुछ सोचकर पंक्ति को जवाब दिया, उस फैशन शो के लिए अभी भी 5 दिन बाकी है। मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त चाहिए। अगर इतने वक्त में मैं सच का पता लगा पाई तो आप सब असली गुनहगार से अपना कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन 2 दिन में सच का पता नहीं लगा पाई तो आप लोग पुलिस में केस फाइल कर सकते हैं। हालांकि सोनल को खुद भी यकीन नहीं था कि वो खुद को इनसेंट साबित कर पाएगी। अगर वाकई किसी ने उसे फंसाने के लिए इतनी प्लानिंग की थी तो जाहिर है उसने खुद को बचाने के लिए उससे भी कहीं ज्यादा प्लानिंग कर रखी होगी। ऐसे में 2 दिन में उसका सच सबके सामने लाना लगभग इम्पॉसिबल था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसे शुरुआत कहां से करनी है, लेकिन आखिरकार खुद को बचाने के लिए उसे कोई स्टेप तो लेना ही था ना। सो उसे फिलहाल यही सबसे बेहतर ऑप्शन लगा था। वहां मौजूद स्टाफ मेंबर्स में से किसी ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, लेकिन हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? अगर हमने तुम्हें अभी छोड़ दिया और तुम भाग गई तो? राइट, अगर ये यहाँ से भाग गई तो हम लोग इसे खोजने कहाँ जाएंगे? सोनल को हंसी आ गई। सीरियसली आप लोगों को लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊंगी? हाँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और फिर आप लोगों को लगता है ना कि आपके पास मेरे खिलाफ अभी पक्के सबूत मौजूद हैं? पुलिस के लिए मुझे खोजना या फिर मुझे अरेस्ट करना कौन सा मुश्किल काम है? पंक्ति ने अब सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओके फाइन, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देने के लिए तैयार हूँ। इन 48 आवर्स में अगर तुम खुद को सही साबित कर सकती हो तो कर लो। थैंक यू सो मच। सोनल ने एकदम पोलाइटली उसे जवाब दिया और वहां से बाहर निकल गई। इतनी देर से उसने भले ही खुद को संभाल रखा था, लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पैरों में जान ही नहीं बची है। कल तक जो लोग उससे इतना प्यार से पेश आते थे वो सब आज उससे इतनी नफरत करने लगे थे। वापस लौटते समय कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। ये सब सोचकर ही उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और आंखों में आंसू भर आए थे। सोनल ने कभी जानबूझकर किसी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की थी। वो तो हमेशा सबके साथ ही अच्छे से पेश आती थी और सबकी हेल्प भी करती थी। फिर आखिर उसके साथ कौन ये सब कुछ कर सकता है? और आखिर ऐसा करके उसे क्या फायदा हो सकता है? लड़खड़ाते कदमों से वो चुपचाप रास्ते पर चली जा रही थी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अभी वहां कुछ टैक्सीज खड़ी थी। सोनल को अकेले पैदल चलते देखकर वो लगातार हॉर्न देकर उसे अपनी टैक्सी में आने के लिए अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन उन सबको इग्नोर करके वो बस चुपचाप आगे ही बढ़ती जा रही थी। शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था उसने इस बारे में अब सोचना शुरू किया ताकि उसे कुछ तो क्लू मिले कि उसे शुरुआत कहां से करनी है। लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक फोन पर मैसेज टोन बजने से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। उसने मैसेज पर एक नजर डाली। सोनल, तुम मुझसे नाराज हो क्या? आई मीन जो भी मैंने वहां सबके सामने कहा। सोनल ने मैसेज जरूर देखा था, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। इस वक्त उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा था। अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि साशा ने उसे दोबारा मैसेज किया। सोनल, कोई और चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस खैर जाने दो, ठीक है? आई होप हम अब भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। सोनल ने जब उसका मैसेज देखा तो उसे भी लगा कि उसे साशा को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। आखिर उसकी गलती ही क्या थी? उसने भी एक मैसेज टाइप कर उसे सेंड कर दिया। इट्स ओके साशा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने बस वही कहा जो सच था। ओके, गुड नाइट। अब तक चलते हुए वो भी थक गई थी, सो उसने टैक्सी ले ली। अंदर बैठते ही उसने सीट से पीठ टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद विंडो के साथ अपना सिर लगा दिया और तेजी से पीछे छूटते पेड़ों और घरों को देखने लगी। अब तक काफी रात हो गई थी, इस वजह से सड़क पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। जब वो घर से निकली थी तभी करीब 10 बज रहे थे। उसने एक बार टाइम चेक करने के लिए अपने फोन की स्क्रीन को ऑन किया। इस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे। वो वापस फोन को बाद में रखने ही जा रही थी कि एक बार फिर से फोन पर मैसेज की टोन बजी। इस बार ये मैसेज उसे सिद्धार्थ ने भेजा था। सो गई हो क्या?
सिद्धार्थ का मैसेज देखकर इतनी टेंशन में होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। नहीं, वैसे तुम भी तो अभी तक सोई नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लगा और फिर से सिद्धार्थ का रिप्लाई आ गया, नहीं मुझे अभी कुछ काम करना है। सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी प्रॉब्लम सिद्धार्थ के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं। कुछ सोचकर उसने फिर से सिद्धार्थ को मैसेज किया, सिद्धार्थ तुम वापस कब आ रहे हो? सोनल का मैसेज देखकर सिद्धार्थ को थोड़ी हैरानी हुई। ऐसे तो वो कभी उसकी एब्सेंस में परेशान नहीं होती थी, फिर आज उसे क्या हुआ है जो वो उससे घर आने को लेकर क्वेश्चन कर रही है। सिद्धार्थ ने भी तुरंत रिप्लाई किया, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। सोनल ने बात बदलते हुए कहा, अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि सिद्धार्थ का कॉल आने लगा। सोनल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, मुझे मिस कर रही हो? सोनल ने भी इस बार ऑनेस्टली जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हें आज बहुत मिस कर रही हूँ सिद्धार्थ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ खामोश हो गया था। शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि सोनल अपनी फीलिंग्स को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी। तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। तुम बाहर हो क्या? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए पूछा। हाँ वो मुझे कुछ काम से ऑफिस जाना पड़ा था। मैंने बताया था ना फैशन हब एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, बस इसलिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। सोनल ने बात बदलते हुए कहा। उसे लगा सिद्धार्थ पहले से बहुत बिजी है, अब उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताकर वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। सोनल तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है कि तुम बहुत थक गई हो। अरे क्या जरूरत है तुम्हें इतना काम करने की? सिद्धार्थ ने अब थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तुम्हारे ऑफिस वाले भी बहुत बदतमीज हैं। ऐसे कौन आधी रात को लड़कियों को काम करने के लिए बुलाता है? सोनल को अब हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ मैं तुम्हारी तरह अपने ऑफिस की बॉस नहीं हूँ, वो लोग जब भी मुझे बुलाएंगे मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी के साथ जवाब दिया, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी और के लिए काम करने के बजाय कपूर इंडस्ट्रीज के लिए काम करो। फिर थोड़ा रुककर उसने धीमी आवाज में हिचकिचाते हुए कहा, अब वैसे मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। आई होप तुम मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट आओगी। पिछली बार जब वो सोनल से नाराज होकर यूएस चला गया था तब उसने सोनल को अपनी फ्लाइट की टाइमिंग्स का सिर्फ हिंट ही दिया था ताकि वो उसे पिक करने एयरपोर्ट आ सके। लेकिन जब सोनल उसे पिक करने नहीं आई थी ना तो उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। इस बार ऐसी कोई सिचुएशन ना हो इसलिए उसने सोनल से साफ साफ इस बारे में कह देना ही बेहतर समझा था। सोनल को भी लगा आज जो हुआ है उसके बाद शायद ही उसे कोई फैशन हब में देखना चाहेगा, इसलिए वहां जाने से बेहतर है कि वो सिद्धार्थ को रिसीव करने एयरपोर्ट चली जाए। ओके मैं आ जाऊंगी। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि सोनल सचमुच उसके लिए एयरपोर्ट तक आएगी, सो उसने थोड़ी हैरानी से पूछा, तुम्हें कल ऑफिस नहीं जाना? वो मैं हाफ डे ले लूंगी, डोंट वरी। उसने बहाना बनाते हुए जवाब दिया। वाओ दैट्स ग्रेट। ठीक है मैं रोहित से कह दूंगा कि मेरी फ्लाइट बुक करने के बाद वो तुम्हें उसकी टाइमिंग बता दे, ओके, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। सिद्धार्थ ने खुश होते हुए कहा। उसके बाद उन दोनों ने कुछ देर और बात की, लेकिन इस दौरान सोनल ने उसे कहीं से भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो परेशान है। वो नहीं चाहती थी कि काम के बीच में सिद्धार्थ उसके लिए परेशान हो जाए। पहले भी वो उसके कारण अपनी बहुत सी बिजनेस डील्स खराब कर चुका था, इसलिए अब वो उसके लिए और ज्यादा नुकसान की वजह नहीं बनना चाहती थी। वैसे भी वो कल तो वापस आ ही रहा था ना। घर आने के बाद वो कपड़े बदलकर जैसे ही बेड पर लेटी उसके फोन पर सिद्धार्थ का मैसेज आ गया, कल ठीक 2 बजे मेरी फ्लाइट आ जाएगी, डोंट बी लेट, ओके। बिस्तर पर लेटने के बावजूद सोनल की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए वो बस यही सोचती रही कि आखिर उसके खिलाफ ऐसी घटिया साजिश कर कौन सकता है। जिन जिन लोगों के ऊपर वो शक कर सकती थी उन सबके बारे में उसने अच्छे तरीके से सोचा, लेकिन आखिर में वो इसी नतीजे पर पहुंची कि उनमें से किसी के भी पास सोनल के साथ ऐसी कोई साजिश करने की कोई वजह नहीं थी। जितना वो इस बारे में सोच रही थी ना उतना ही उलझती चली जा रही थी। उसे इस बात की भी टेंशन थी कि अगर 2 दिनों के अंदर उसने कोई क्लू नहीं खोजा तो फिलहाल जो भी एविडेंस मौजूद थे उनके बेसिस पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। साथ ही उसे फैशन हब को एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें कॉम्पनसेशन के तौर पर देना पड़ेगा। जाहिर है उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन इन सबसे भी बढ़कर जो मुसीबत थी ना वो ये थी कि इस बात के बाहर जाने के बाद आगे से कोई भी उसे कंपनी में जॉब देने को तैयार नहीं होगा। भले ही उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सबकी नजरों में बस एक गुनहगार बनकर रह जाएगी। ये सब सोचकर ही उसे रोना आ रहा था। पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई। जैसे ही उसे नींद आती उसे डरावने सपने आने लगते, जिनकी वजह से वो वापस जाग जाती। जैसे तैसे उसकी पूरी रात कटी। सुबह फोन के बजने की आवाज से उसकी नींद खुली। पूरी रात डरावने सपने देखते रहने के बाद अब वो सपने और रियलिटी में भी फर्क नहीं कर पा रही थी। उसे लगा शायद ये फोन कॉल भी उसका वहम ही होगा, लेकिन काफी देर तक जब फोन बजने की आवाज आती रही तो उसने परेशान होकर फोन उठाया। फोन स्क्रीन पर करण का नाम चमक रहा था। हेलो, उसने अलसाई हुई सी आवाज में जवाब दिया। तुम अब तक सो रहे हो? दूसरी तरफ से करण की आवाज आई। सोनल ने अब उठकर बैठते हुए जवाब दिया, हाँ मैं बस अभी तुम्हारी कॉल से जागी हूँ। कहते हुए उसने एक बार फिर से फोन स्क्रीन पर नजर डाली। ऑलरेडी सुबह के 10:30 बज चुके थे। उसे खुद हैरानी हो रही थी कि वो इतनी देर तक सोती कैसे रह गई। क्यों, आज ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? करण का सवाल सुनकर सोनल एक बार फिर से सैड फील करने लगी थी। अब उस ऑफिस में अगर वो जाना भी चाहे तो शायद ही कोई उसे वहां घुसने भी देगा। नहीं मुझे ऑफिस नहीं जाना। तुम बताओ तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे थे? सोनल ने बुझे हुए मन से खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। ये तुम मुझसे पूछ रही हो? कहते हुए अचानक करण की आवाज चेंज हो गई। सोनल मैंने तुम्हें हमेशा अपना सबसे अच्छा फ्रेंड समझा था, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे अपना फ्रेंड भी समझा है? हाँ? सोनल उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर शॉक रह गई थी। क्या बात है करण, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? कल रात तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी बताना तक जरूरी नहीं समझा। करण ने उसे उसी गुस्से में जवाब दिया। सोनल अब और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हाँ मुझे सब पता है। करण ने उसे लगभग डांटते हुए जवाब दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आज अपनी ड्रेस के बारे में पता करने के लिए फैशन हब चला गया। वहां जाकर मुझे सारी बातें पता चली, वरना मुझे तो कभी इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। करण भले ही इस वक्त सोनल के सामने नहीं था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ही सोनल को अंदाजा हो रहा था कि वो इस वक्त कितना गुस्से में होगा। तुमने खुद कहा था ना कि हम अब अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो क्या अपने फ्रेंड्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती थी तुम? ये पहली बार था जब सोनल ने करण को इतने गुस्से में देखा था, लेकिन फिर भी ये देखकर उसके दिल को तसल्ली मिली थी कि सब कुछ जानने के बाद भी करण ने उसे गलत नहीं समझा था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल किया और फिर बोली, आई एम सॉरी,
पर कल रात इतना सब कुछ हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने अब तक इस बारे में किसी से कोई बात भी नहीं की है। सच तो ये था कि सोनल इस वक्त वाकई किसी से इस बारे में डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो करण से इस मामले में कोई हेल्प नहीं लेना चाहती थी। पंक्ति ने मुझे बताया कि तुमने उससे 2 दिनों का वक्त मांगा है। तुम्हें कोई आइडिया है किसने ये सब किया होगा? करण की आवाज में अब परेशानी झलक रही थी। नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन कर सकता है? सोनल ने अब एकदम से हताश होते हुए जवाब दिया। करण ने अब परेशानी से भरकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके कोई बात नहीं, मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूं, हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है करण, मेरी वजह से तुम क्यों परेशान हो रहे हो? करण ने उसे डांटते हुए कहा, शट अप एंड गो गेट रेडी, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। करण, आई थिंक मुझे इस बारे में फिलहाल अकेले ही सोचना चाहिए, आई एम श्योर मैं खुद ही कोई ना कोई सलूशन निकालूंगी। सोनल ने उसे मना करने की कोशिश करते हुए कहा, और अगर कोई सलूशन नहीं निकला तो? करण ने अब एकदम सीरियस होते हुए पूछा। तो सिद्धार्थ है ना, मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। सोनल ने इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उसकी बात सुनकर करण स्पीचलेस हो गया था। उसे चुप देखकर सोनल ने कहा, करण तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। भले ही उसने साफ साफ करण से कुछ न कहा हो, लेकिन अपनी बातों से उसने जाहिर कर दिया था कि वो करण की हेल्प नहीं लेना चाहती है। करण ने अब फाइनली उसे जवाब दिया, क्यों भाई, लेट मी टेल, मैं तुमसे कभी भी परेशान नहीं हो सकता। आर यू श्योर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए? करण मैं संभाल लूंगी, तुम भाई। सोनल ने अब उसे साफ साफ मना करते हुए कहा। हालांकि उसके इनकार से करण बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज सबसे पहले मुझे कॉल करना, ओके? और आगे से कभी ये ख्याल अपने दिमाग में मत लाना कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, ओके? उसकी बात सुनकर सोनल के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। डोंट वरी करण, अगर मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। करण से बात करने के बाद सोनल भारी कदमों से उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। अपने चेहरे पर पानी की 2-4 छींटे मारने के बाद उसने आईने में खुद को देखा। सारी रात परेशानी के कारण जागते रहने से उसका चेहरा एकदम मुरझा गया था। पहले ही देर तक सोते रहने से उसका लगभग आधा दिन बर्बाद हो चुका था। जितना ज्यादा वक्त वो बर्बाद करेगी उतना ही कम वक्त उसके पास होगा खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी ब्रश किया और शावर लेने के लिए नीचे आ गई। आशा अभी ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आई थी। उसने जब सोनल को नीचे आते देखा तो वो हैरान रह गई। मैडम आप अभी तक यहीं हैं? आज आप ऑफिस नहीं गई? मुझे घर का कुछ जरूरी सामान लाना था, इसलिए मैं सुबह ही मार्केट चली गई थी। सोनल इस वक्त ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने किचन की तरफ देखते हुए पूछा, वो मुझे कहीं बाहर जाना है, आप प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट दे सकती हैं? जी मैंने सुबह बनाया तो था, लेकिन वो सब ठंडा हो गया होगा, आप कहीं तो मैं आपके लिए कुछ फ्रेश बना दूं? आशा ने सामान रखकर किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं आप मुझे वही गर्म करके दे दीजिए। सोनल ने उसे मना करते हुए कहा। अब अगर वो आशा की दोबारा खाना बनाने का वेट करती तो उसका और भी बहुत सारा वक्त यहीं घर में बर्बाद हो जाता। उसे सिद्धार्थ को रिसीव करने एयरपोर्ट भी तो जाना था ना। जल्दबाजी में किसी तरह थोड़ा बहुत खाना खाकर वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गई। घर से एयरपोर्ट पहुंचने में उसे करीब 1.5 घंटे लग गए थे। सिद्धार्थ की फ्लाइट आने में अभी करीब आधे घंटे का वक्त बाकी था। सोनल वहीं वेटिंग एरिया में बैठकर फ्लाइट के आने का वेट करने लगी। ना चाहते हुए भी एक बार फिर से वो अपनी परेशानियों में उलझ गई थी। अपने ख्यालों में खोई हुई उसे वक्त का भी ध्यान नहीं रहा। काफी देर के बाद जब उसे सिद्धार्थ का ख्याल आया तो उसने टाइम चेक किया, 3 बज चुकी थी, लेकिन अब तक सिद्धार्थ का कहीं आता पता नहीं था। उसने सोनल को कोई कॉल या मैसेज भी नहीं किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सोनल को देखा ही नहीं और सीधे घर की तरफ निकल गया, या फिर उसका प्लेन अभी तक लैंड नहीं हुआ हो। सोनल ने अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ को मैसेज किया, सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? तुम्हारी फ्लाइट डिले हो गई है क्या? उसने काफी देर तक वेट किया, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सोनल को लगा शायद वो अभी भी प्लेन में ही होगा, इसलिए उसने वहीं बैठकर कुछ देर और उसका वेट करने का डिसीजन लिया। इसी तरह आधा घंटा और बीत गया, लेकिन ना तो सिद्धार्थ का कोई मैसेज आया और ना ही वो खुद अब तक आया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर सिद्धार्थ कहाँ रह गया। अगर वाकई उसकी फ्लाइट डिले हो गई थी तो एटलीस्ट सोनल को बता तो देना चाहिए था ना। आखिर इतनी देर से वो यहाँ उसका वेट कर रही थी, अब उसके लिए और वेट कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। उसने सीधे सिद्धार्थ को कॉल कर दिया। उसका दिल कर रहा था कि सिद्धार्थ को इस वक्त जोरों की डांट लगा दे। करीब 2 घंटों से वो वहाँ अकेली बैठी उसका वेट कर रही थी और वो खुद ना जाने कहाँ गायब था। रिंग जाती रही, लेकिन सिद्धार्थ ने कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। सोनल ने एक बार हैरानी से फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। अब उसे भी फिक्र होने लगी थी। उसने दोबारा सिद्धार्थ का नंबर डायल कर दिया। इस बार कॉल रिसीव हो गया। सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? उसने तुरंत पूछा। भाभी जी मैं रोहित बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रोहित की आवाज आई। रोहित जी आप? सिद्धार्थ का फोन आपके पास क्यों है? वो खुद कहाँ है? सोनल ने अब एकदम परेशान सी आवाज में उससे पूछा। माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन सर इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते। वो कहते कहते रोहित रुक गया। उसकी आवाज से ही पता लग रहा था कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी टेंशन को फील करके अब सोनल का भी दिल घबराने लगा था। सिद्धार्थ कहाँ है? वो ठीक तो है ना? सोनल ने अब घबराते हुए पूछा। जवाब में रोहित ने उसे जो कुछ भी बताया था उसे सुनकर सोनल के होश उड़ गए।